तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान थोड़ा सा तब्दील हुआ है। जो दौरे पहले तय किए जा चुके थे उन्हें मुलतवी कर दिया गया है और इमरान खान का केस सुबह के लिए फिक्स हो चुका है। अब जमानत, रिहाई या तारीख, इसका फैसला भी चंद घंटों बाद होने जा रहा है। सारी डिटेल्स इस व्लॉग में जानिए। काफी सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई हैं आज के रोज। रेड नोटिस भी जारी हो रहे हैं और कुछ पुराने केसेस वापस खुलने जा रहे हैं। इसकी सारी तफसील आपके सामने रखता हूं। और प्लस इमरान खान का जमानत का केस कल सुबह के लिए फिक्स हो चुका है। तो कल आपको काफी सारी हैपनिंग्स नजर आएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमानत होगी या फिर एक बार फिर से तारीख मिलेगी, इसके ऊपर जरा तफसील से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जजेस के तबादलों पर अमल दरामद शुरू हो चुका। जिन 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भेजा जा रहा है मुख्तलिफ कोर्ट्स में, कल उसका फैसला हुआ था, आज उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस के तबादले की मंजूरी दे दी है। अब यूसुफ रजा गिलानी ने क्यों दी? क्योंकि वो इस टाइम कायम मुकाम प्रेसिडेंट हैं। जो हमारे वैसे सही वाले प्रेसिडेंट हैं वो इस टाइम चाइना के दौरे पे हैं, वापस नहीं आए अभी तक। तो जब तक वो नहीं मुल्क में मौजूद तो फिर जो भी चेयरमैन सेनेट होता है वो कायम मुकाम प्रेसिडेंट होता है। तो उन्होंने इस हैसियत से तीनों जजेस के तबादलों की मंजूरी दे दी है। यानी जरदारी साहब की वापसी का भी इंतजार नहीं किया गया। अमूमन ये होता है कि 3-4 दिन का अगर दौरा है तो चलो जब वो वापस आ जाएंगे फिर हो जाएगा। लेकिन ये मामला ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अर्जेंट नौयत का है कि जल्दी जल्दी कायम मुकाम प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। बहरहाल जैसे ये सिग्नेचर हुए, वजारत कानून ने इन तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब ये ऑफिशियली इन तमाम जजेस को जाना पड़ेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को मेरा ख्याल लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर और जस्टिस समन रफत साहबा को सिंध हाई कोर्ट भेजा जा रहा है। क्या ये जजेस अब अपना काम जारी रखेंगे या इन तबादलों के फौरी बाद, इसको एक्सेप्ट करने के बाद जहां जहां पर इनकी पोस्टिंग होगी वहां जाकर ये अपने ओहदों से अलग हो जाएंगे? ये भी देखना होगा क्योंकि इनके ऊपर एक तरह से दबाव है, मॉरली दबाव भी आ रहा है। जैसे बाकी जजेस पहले अलहदा हुए और वैसे भी इनसे डिमांड भी कुछ बार्स की जानिब से की जा रही है कि आप ये ओहदे छोड़ दें। अब हालिया तरमीम और ये तबादलों का इख्तियार इस्तेमाल जैसे हुआ है, इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जजेस भी कहीं ना कहीं ऐसा दबाव महसूस करेंगे जैसे कोई सरकारी अफसर नहीं करता रहा है या कोई ब्यूरोक्रेट या कोई जैसे डिप्टी कमिश्नर होता है कि अगर हुकूमत खफा हो गई तो फिर फौरी तबादला हो जाएगा। पहले ये नहीं होता था। अब ये एक प्रेशर तमाम जजेस के ऊपर रहेगा कि अगर कोई ऐसा फैसला जो हुकूमत की मर्जी या मंशा के खिलाफ गया तो फिर तबादला भी पक्का है और एक्सट्रीम केसेस में बर्खास्तगी भी हो सकती है, नौकरी से पक्की। और वो भी अब कोई मसला नहीं रहा। आपने पहले देखा कि एक जज साहब थे जस्टिस जहांगीरी, उनका अचानक से जाली डिग्री का शोर मचा, आनन फानन नौकरी से बर्खास्त, ना पेंशन ना कुछ। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये बार्स, ये जजेस, ये अदलिया, ये बाकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, ये कैसे इस चीज़ को डील करते हैं। आगे आ जाइए, अगली खबर पे बात करते हैं जो इसी से जुड़ी हुई है। वो है इमरान खान के, बल्कि इमरान खान और बुशरा बीबी के अलकादर ट्रस्ट केस में सजा मौतली की समाअत के हवाले से। उसका केस जो है वो कल फिक्स कर दिया गया है। कल सुबह 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत होने जा रही है। कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। इमरान खान के वकला को आगाह कर दिया गया है। मीडिया के ऊपर हर जगह पे ये चीज़ आ गई है। 22 अप्रैल को ये ऑलरेडी मुकर्रर थी समाअत, लेकिन फिर वो जो रेड जोन बंद हुआ था, आपको पता है, फिर अदालतें भी बंद होगी तो केस आगे चला गया था। तो लग ये रहा था कि शायद महीना 1.5 महीना फिर निकल जाएगा, लेकिन ये केस अब कल सुबह 11 बजे के लिए फिक्स कर दिया गया है। आज PTI के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जजेस से भी दरख्वास्त की, बाकी ओवरऑल भी उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कल इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला होगा। और बुशरा बीबी की सेहत है, इमरान खान की सेहत का इशू है, तो इनको ज़मानत मिलनी चाहिए ताकि ये अपनी मर्ज़ी का इलाज अपनी मर्ज़ी के हस्पताल या डॉक्टर्स के साथ करा सके। अब जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनमें इमरान खान का तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन बुशरा बीबी का ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी ज़मानत के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि उनके बारे में ऐसे पिछले कुछ दिनों से खबरें भी उड़ रही थी ना कि मामला काफ़ी एडवांस स्टेज पे जा चुका है, कुछ कंडीशंस हैं कि मीडिया को नहीं फेस करना, कहीं बयानात नहीं देने और सो ऑन, ऐसे क्लेम्स किए जा रहे थे मीडिया में। अनकन्फर्म्ड है लेकिन ये क्लेम्स हमने सुने कि जनाब बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत से डिस्कस किया, उन्होंने आके मीडिया पे बता दिया और फिर बाद में थोड़ा सा इशू भी बना। बहरहाल ये चीज़ें अंडर डिस्कशन रही हैं। वैसे हर बार वकला जो है वो काफ़ी उम्मीद से जाते हैं कि इस बार जो है वो केस हमने आर्ग्यू किया तो ज़मानत हो जाएगी, चंद मिनट्स का केस है, लेकिन जब वापस आते हैं तो हाथ में कुछ भी नहीं होता। इवन अगली तारीख भी नहीं होती समटाइम्स कि कब तक केस मुलतवी हुआ ये भी नहीं पता होता। तो मायूसी के साथ ही वापस आते हैं। तो इस बार फिर केस लग गया है। अब देखते हैं कि कल इनको क्या मिलता है, ज़मानत, रिहाई या फिर अगली तारीख। ज़्यादा चांसेस किस बात के हैं आप लोग ज़रा कमेंट्स में बताइएगा, फिर ज़रा टैली करेंगे कि क्या हुआ, किसकी खबर ठीक थी। अब आगे आ जाइए, एक और ऐसा केस है जो कहीं फाइलों में दबा हुआ था लेकिन अब झाड़ पहुँच के वो भी केस फिक्स किया जा रहा है।
इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस, आपने काफ़ी सुना होगा इसका जिक्र काफ़ी टाइम पहले, जब ये साइफर नहीं था, जब तोशाखाना नहीं था, जब ये इद्दत का केस और ये 190 मिलियन पाउंड केसेस नहीं थे, तब हमने ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग, इस तरह के केसेस के बारे में काफ़ी सुना। आज ये रिपोर्ट हो रहा है कि उस केस में उनके खिलाफ चालान जमा करा दिया गया है और ये केस भी अब कल समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है। और इस केस में जो चालान जमा कराया गया है उसके मुताबिक इमरान खान को फंडिंग केस में मरकजी मुलजिम भी करार दिया गया है। तो इसका भी मेरा ख्याल है बैंकिंग कोर्ट में कल इसकी समाअत होगी, तो देखते हैं कि इसमें क्या पेशरफ्त होती है, वो भी कल आपको बताएंगे। अब आ जाइए ज़रा सुहेल अफरीदी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और ये सारे क्या कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने 1-2 दिन के बाद लाहौर का दौरा करना था। आपको मालूम है उन्होंने कहा था कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट का अगला मरहला जो है वो लाहौर से शुरू करूंगा। तो 1 मई को उन्होंने लाहौर जाना था, लेकिन अब पता चला है कि ये लाहौर का दौरा जो है मुलतवी कर दिया गया है। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो खैबर पख्तूनख्वा में जो ड्रोन के हमले हुए एक के बाद एक, उसकी वजह से वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट है और ऐसे सीन में, ऐसे सिनेरियो में उनको खैबर पख्तूनख्वा छोड़ के लाहौर की जानिब जाना ये बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देता कि आपके अपने लोग एक मुश्किल सूरत में और आप चले गए दूसरे सूबे में और वहाँ पे जाके आप कर रहे हैं, तो वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी बहुत होनी थी और एक खाम खा का जवाब बन जाना था। और ये फैक्ट है कि ऐसे हालात में उन्हें नहीं जाना चाहिए था। अपने लोगों की दादरसी के लिए सूबे में मौजूद होना ज़रूरी है। तो बहरहाल ये अच्छा फैसला उन्होंने किया, लेकिन इसकी एक दूसरी वजह भी है। महमूद अचकज़ई से होने वाली 2 रोज़ पहले उनकी मीटिंग, उस मीटिंग में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं कि आगे कैसे चलना है, इस हवाले से कुछ चीज़ों को तय किया गया है। मेरी आज 1-2 लोगों से बात हुई जो उस मीटिंग में मौजूद थे, तो कुछ चीज़ें तो मुझे कंफर्म हो गई, लेकिन फिर भी मज़ीद तफसीलात बताने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और वेरीफाई कर लूं। तो कल के व्लॉग तक वो वेरीफाई हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या तय हुआ है इन दोनों फरीकैन के दरमियान। और मुझे ऐसा लगता है जो आज की इन्फॉर्मेशन है उसकी बेस पे कि सुहेल अफरीदी साहब अब सूबे के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे और बाकी जो पोलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर महमूद अचकज़ई और बाकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वो डोमिनेट करेगी। बहरहाल फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है मैं ज़रा वेरीफाई करके आपको बताऊँगा। दूसरी जानिब उनकी मुमकिन नाअहली का जो मामला है वो भी अब जोर पकड़ रहा है। उनके कैंप से बार बार ये आवाज़ें आ रही हैं कि सुहेल अफरीदी को नाअहल करने के लिए कुछ प्लानिंग हो रही है, और कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है, इसका नहीं वो इजहार करते, लेकिन उनको ये चीज़ें इंडिकेट हो रही हैं या इशारे मिल रहे हैं कि ये हो सकता है। आज शफी जान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े खुल के ये बात की और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की तरह सुहेल अफरीदी को गैर आइनी या किसी गैर कानूनी तरीके से हटाया गया तो वो इमरान खान की तरह ही ख़तरनाक हो सकते हैं। ख़तरनाक इन द सेंस कि वो फिर सड़कों पे निकलें और वो सारा जो इमरान खान ने किया उसी तरह की सिचुएशन में। तो अगर देखा जाए तो उस ख़तरनाक होने का कहीं कोई ऐसा असर पड़ा कि सिस्टम को कोई ख़तरा हुआ, तो ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी और चीज़ें पसे पर्दा चल रही हैं। खैर उनके ऊपर भी किसी टाइम तफसील से बात करेंगे। तो पीटीआई के कैंप को ये लग रहा है कि सुहेल अफरीदी साहब को ये एक ख़तरा महसूस हो रहा है कि वो किसी भी टाइम फारिग किए जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के थ्रू या आईनी अदालत के थ्रू या समहाउ किसी भी तरीके से। तो वो खुल के अपनी वो इनिंग जो खेलना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। तो पीटीआई के अपने लोगों को लगता है कि इससे पहले कि और देर हो जाए या आपके पास बिल्कुल ही चांस ना रहे, तो दिस इज़ द टाइम आपको कुछ करना चाहिए। अब इन दोनों सिचुएशंस के बीच में वो सुहेल अफरीदी साहब कहीं फंसे हुए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं अमेरिका ईरान सूरत हाल के हवाले से। ट्रंप ने अब इसके ऊपर को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखा। अब वो इंटरनेशनल डेलीगेशंस को रिसीव करना शुरू हो गए हैं, उनके यहाँ मेहमान आ रहे हैं, वो उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, मुलाकातें चल रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है। तो उनका फोकस अब बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर लग गया है। जो सिर्फ ईरान के ऊपर था वो थोड़ा सा हट गया, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात करते हैं। और जो जिस तरह से ईरान साबित कदम रहा है अभी तक, उससे उनको प्रॉब्लम है और वो बार बार कह रहे हैं कि अब भी वक्त है कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करे और डील करे, वरना ईरान के खिलाफ नाकाबंदी बहुत लंबे अरसे तक चल सकती है, जो उन्होंने आपने हुर्मुज़ की हुई है इस टाइम। और अमेरिका ये चाहता है कि ईरान कम अज़ कम 20 साल का यूरेनियम अफजूदगी का हमारे साथ मुआहदा कर ले, कि यकीन दहानी करा दे कि ये 20 साल तक अपने यूरेनियम को अफजूदा नहीं करेगा, तो हम डील करने के लिए तैयार है, बाकी उनकी कंडीशन के साथ। अब 20 साल बहुत ज़्यादा टाइम है, एक पूरी जनरेशन गैप आता है इसमें। तो यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं वो पॉलिटिकल कॉस्ट ये पे कर सकते हैं ईरान के कि 20 साल तक की हम डील कर लें। उसके बाद ईरानी लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा, वो कैसे, उनको कैसे फेस करना है, ये थोड़ी मुश्किल है। वो 10 साल तक तो आ गए हैं, 10 से आगे नहीं जा रहे। तो पहले 5 साल तक थे, फिर 10 साल तक आए, अब 10 से आगे वो नहीं बढ़ रहे। इस सारी सूरत हाल में जिस तरह स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का कार्ड ईरान ने प्ले किया, उसी तरह जो उसकी नाकाबंदी अमेरिका ने की है वो कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है ईरान को। इस तरह से क्योंकि उनके जो तेल के कुएं हैं
उनसे प्रोडक्शन अब बंद होने को आ रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन है कि उसके पास तेल के जो रिज़र्व हैं उनको रखने का स्पेस वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है उन तेल के कुओं से, और उनको एक्सपोर्ट करने के लिए जो रास्ते हैं उनके आगे अमेरिका का ब्लॉकेड है, वो नहीं जाने दे रहे, तेल की एक्सपोर्ट नहीं होने दे रहे, और इससे उनको अपनी प्रोडक्शन जो है या तो कम करनी पड़ रही है या रोकनी पड़ रही है। तो जितना तेल पहले वो फ़रोख्त कर पा रहे थे उससे आधे से भी कम पे आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो रोज़ाना 20 लाख बैरल यौमिया तेल जो है वो एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे, तो अब वो 7.5 लाख के करीब करीब आ गए हैं। 20 लाख किधर और 7.5 लाख किधर, तो उनकी प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन चूंकि वो आगे एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा और उनके पास रखने की जो गुंजाइश है वो ख़त्म हो रही है, तो उनको अपनी प्रोडक्शन रोकनी पड़ रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बुरी तरह हर्ट हो रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो हैं, बल्कि वज़ीर ख़जाना, उन्होंने ये दावा किया कि अमरीकी हमलों की वजह से ईरान की मईशत तबाह हो गई है। उनके दावे अपनी जगह, वो तो ऐसे क्लेम करेंगे ही, लेकिन जो इंटरनेशनल अखबारात हैं वो बता रही हैं कि इस नाकाबंदी की वजह से जो अमेरिका ने की है उससे ईरान की तेल की प्रोडक्शन इस कदर कम हो गई है कि मईशत पर और ईरानियों पर बुरा असर पड़ रहा है। खाने पीने का सामान महंगा हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और अब ईरानी करेंसी के ऊपर भी दबाव बढ़ने लग गया है। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों में जो ईरानी करेंसी की वैल्यू एकदम से बढ़ी थी वो वापस अब कम होना शुरू हो गई है, और अब ईरानी इस कोशिश में है कि वो किसी तरह से अमेरिका के साथ ऐसी डील कर लें जिसमें उनको यूरेनियम अफजूदगी भी सरेंडर ना करनी पड़े, यानी उसका जायज़ इस्तेमाल भी वो कर सकें और तेल की प्रोडक्शन भी वो जारी रख सकें। उसके लिए अमेरिका का ब्लॉकेड ख़त्म करना पहली तरजीह होगी, पहली ज़रूरत होगी उनकी। और कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते हैं कि उनकी मिसाइलों की जो प्रोडक्शन है या ड्रोन्स की प्रोडक्शन वो भी उसी तरह से जारी रहे, क्योंकि मिसाइलों ने और ड्रोन्स ने उनको इस जंग में बचा के रखा है। यानी नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन एक बार्गेनिंग पोजीशन में जहां वो स्ट्रांग नजर आए हैं वो इन्हीं की वजह से थे। तो अब उनके रिज़र्व या ज़खायर इसके भी कम हुए हैं, तो चाहते हैं उनको तेज़ी से रीबिल्ड किया जाए और वो रिज़र्व उनके पास कम ना हो सके। दूसरी जानिब मैं खबर पढ़ रहा था, ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की जानिब से कुछ गोला बारूद जो ऐसा दागा गया ईरान पर या ईरानियों पर जो फट नहीं सका, एक्सप्लोड नहीं हो सका, उसको ईरानियों ने अपने कब्जे में ले लिया और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने अपने माहिरीन के हवाले किया है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ बना रहे हैं, ये सारा असला इसी तरह का हमने भी बनाना है। तो वो सारा कुछ उसी तरह से अब प्लान करने लग गए हैं उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। तो ये इस वक्त की सारी सिचुएशन है। जाते जाते एक खबर आपसे शेयर करना मैं भूल गया, स्टार्ट में मैंने उसका जिक्र किया था, रेड वारंट्स का। तो रेड वारंट किसके जारी हुए हैं? वो मलिक रियाज साहब के नैब की जानिब से जारी किए गए हैं, या नैब की दरख्वास्त पर जारी हुए हैं। नैब ने ये कहा कि ये जनाब एब्सकॉन्डर हैं, भगोड़े हैं, यहाँ हमारे मुल्क में नहीं आ रहे, इनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, और वो इस टाइम यूएई में है। तो नैब ये चाहता है कि उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए। तो इसलिए आज की ये खबर है कि उनके रेड वारंट जारी कर दिए गए हैं। आज ये बात चेयरमैन नैब की जानिब से जर्नलिस्ट से शेयर की गई। आज जर्नलिस्ट की और चेयरमैन नैब की एक मीटिंग भी हुई, उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। तो ये आज की आखिरी अपडेट थी। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।